चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस और इसके कंपैरेटिव्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से, यानी कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। मेरा नाम सुमित सारडा है एंड मैं आपको पूरा का पूरा कंपैरेटिव्स के बारे में इन डिटेल समझाऊंगा। चलिए देखते हैं ये आया कहाँ से। सबसे पहले इंड एएस आया कहाँ से, तो इंड एएस कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक बात ध्यान में रखेंगे, इंड एएस की शुरुआत इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आती है। ये इंटरनेशनल अकाउंट्स किसने लिखा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS करके जो बॉडी है हम सुनते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें आप IAS के नंबर्स से जानते हो। IAS 1, IAS 2, IAS 7, ये सारे के सारे जो नंबर्स आपने पढ़े हैं ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन्हें हम बोलते हैं IFRS। इनका इंडियन वर्जन इज नोन एज इंड एएस। अब फंडा क्या है? IAS इज समथिंग दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए तो अब धीरे धीरे IAS की एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, ताकि पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। पूरे के पूरे वर्ल्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रादर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बीइंग प्रमोटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब आपको आपका बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड करना है तो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस मस्ट बी सो प्रिसाइज कि इंडिया में बैठा हुआ बंदा क्या, यूएस में बंदा हुआ बैठा क्या बंदा क्या, चाइना में बैठा हुआ बंदा क्या, अफ्रीका में बंदा हुआ बैठा क्या, आपकी बैलेंस शीट देखते ही उसको समझ में आ जाना चाहिए हर एक कंसेप्ट। ये तब पॉसिबल है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ का, यूएस का, यूके का, चाइना का, अफ्रीका का, सब जगह का एट पार है। तो एट पार लाने के लिए क्या किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस बना के सब जगह ले जाया गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये जो IAS हर जगह पे गया तो हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, अपने रेगुलेशन होते हैं। कुछ IAS बैठेंगे, कुछ IAS नहीं बैठेंगे। तो जहां जहां ये IAS नहीं बैठते वहां वहां उनका वर्जन इंस्टॉल किया गया, वहां उनका वर्जन इंस्टॉल किया गया। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं तो यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल किया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो जो पॉइंट्स हमारे लॉ में नहीं प्रेवलेंट बैठते, हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से बराबर नहीं बैठते, उन्हें हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम दे दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। अब क्या हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में एप्लीकेबल होने वाला है? नहीं, अब एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। जो एप्लीकेबल है इंड एएस ही रहेगा। हमें ये जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कैसे डिफरेंट है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इनमें कहाँ पे फर्क पड़ता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लाया कब गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे आप लोग नकास के नाम से जानते हैं, नकास के नाम से जानते हैं, 16 फेब 2015 को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए थे इन करस्पॉन्डेंस विद IFRS। इनकी एप्लीकेबिलिटी लाई थी। अगर आपको एक बात समझ में आई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट यानी क्या? कंपनीज। तो इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी अब तक किसे आई है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को आई है। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी उन्होंने कैसे लाई? सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2015 से, 1 अप्रैल 2015 से, हम नॉट टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल ईयर, वो सारे फंडे मत लाइए। 1 अप्रैल 2015 के बाद कोई भी कंपनी वॉलंटरीली ऑप्ट कर सकती है इंड एएस। आपकी इच्छा, अगर आपको इच्छा है, आप चाहते हो कि आपकी अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, तो आप उसे अप्लाई कर दोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और साथ ही साथ उनके कंपैरेटिव्स भी प्रेजेंट करोगे एज पर इंड एएस। कंपैरेटिव्स, ठीक है, एक तो क्या करोगे? इंड एएस पूरे के पूरे आप अपनी इच्छा से प्रिपेयर करोगे, और अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके कंपैरेटिव्स भी इंड एएस के हिसाब से ही प्रिपेयर करोगे। इस बात को ध्यान देना। आप वॉलंटरली कर रहे हो, इसका मतलब आप कंपैरेटिव्स नहीं करो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंपैरेटिव्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। वॉलंटरी था। 1 अप्रैल 2016 से कंपल्शन की बात आई। अब किसको आई? कि भाई हर लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ से ज्यादा है। पहला सवाल कि
कि 500 करोड़ कौन सी बैलेंस शीट का देखना है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एकदम क्लियर रखिए, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर करंट ईयर में 500 करोड़ एक्सीड कर गया तो क्या करंट ईयर में इंड एएस एप्लीकेबल हुआ? नहीं एप्लीकेबल हुआ, ध्यान में रखेंगे, नहीं एप्लीकेबल हुआ। अब नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, तो ये एकदम क्लियर रखना, कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर गया, नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर गया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुआ। क्लियर, समझ गए? उनकी पेरेंट, उनकी सब्सिडियरी, उनकी एसोसिएट, उनकी जॉइंट वेंचर, पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, कंपनी को एप्लीकेबल हुआ, उसकी होल्डिंग को भी लग जाएगा उनका नेटवर्थ एक्सीड हो या ना हो, उनकी सब्सिडियरी को भी लग जाएगा उनका नेटवर्थ एक्सीड हो या ना हो, उनके एसोसिएट्स को लग जाएगा नेटवर्थ एक्सीड हो या ना हो, उनके जॉइंट वेंचर्स को लग जाएगा एक्सीड हो नेटवर्थ या ना हो। एक को लग गया, सबको लग गया। अच्छा, एक को नहीं लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है, पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, इंडिविजुअल कंपनी का नहीं है, होल्डिंग का 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ नहीं है, सब्सिडियरी का 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ नहीं है, पर दोनों का मिलाके नेटवर्थ 500 करोड़ एक्सीड हो रहा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक्सीड हो रहा है, तो क्या एप्लीकेबल हुआ? नहीं, ध्यान में रखना, नहीं, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स देखी जा रही है, ना कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एकदम ध्यान से एकदम क्लियर रखना, सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे लगा रहे हैं, कंसोलिडेटेड पे नहीं, ठीक है। फिर कंपेरेटिव्स भी प्रेजेंट करने पड़ेंगे क्या? 1/4/2016 से एप्लीकेबिलिटी बोल रहे हो तो कंपेरेटिव भी इंड एएस के हिसाब से रहेंगे क्या? यस, ये कंपेरेटिव्स वाला पॉइंट यहां भी आएगा, ये कंपेरेटिव्स वाला पॉइंट यहां भी आएगा, अब ये कॉमन है सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 लिस्टेड, बीइंग लिस्टेड अदर देन एसएमई लिस्टेड कंपनीज, एसएमई लिस्टेड कंपनी नहीं, यानी हर लिस्टेड कंपनी या हर कंपनी जिसने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, बीइंग लिस्टेड, उन्हें इंड एएस एप्लीकेबल हो गया। अब नेटवर्थ नहीं देखा जाएगा, यानी किसी कंपनी का नेटवर्थ सिर्फ 50 करोड़ है, सिर्फ 50 करोड़, और वो लिस्टेड है, तो क्या उन्हें इंड एएस एप्लीकेबल हो गया? यस। अच्छा, 50 करोड़ है और सिर्फ एप्लीकेशन दिया अभी लिस्टिंग का, तो क्या इंड एएस एप्लीकेबल हो गया? यस। पर एसएमई नहीं होना चाहिए, एमएसएमई लिस्टेड कंपनीज जो होती है ना, एसएमई लिस्टिंग्स, उसमें नहीं होना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 250 करोड़, यानी 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ वाली हर कंपनी को 1/4/2017 से एप्लीकेबल हो गया, 1/4/2017, और 250 करोड़ से यानी 500 करोड़, यानी 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज को कब से एप्लीकेबल हो गया? 1/4/2016 से एप्लीकेबल हो गया। क्लियर है एकदम? उनकी पेरेंट, उनकी सब्सिडियरी, उनके एसोसिएट, उनके जॉइंट वेंचर। अब एक बात ध्यान में रखिए, ये पूरी एप्लीकेबिलिटी से कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया था, सर्टेन पीपल वर एक्सक्लूडेड। तो ये एक्सक्लूजन्स में कौन कौन थे? इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंक्स, इन्हें एप्लीकेबल नहीं है। इन कंपनीज का नेटवर्थ कितना भी चले जाए, इन्हें एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक के? तो इनकी एप्लीकेबिलिटी कब आई? अभी रिसेंट नोटिफिकेशन 31 मार्च 2016 के अंदर में इनके एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है। तो नवंबर 2016 अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट्स उनके लिए कवर नहीं होते, उनके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने इन्हें नवंबर 16 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं किया है, ठीक है। 1/4/2018 से नॉन बैंकिंग कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है वो आ गए, उनकी होल्डिंग, उनकी सब्सिडियरी, उनके जॉइंट वेंचर, उनके एसोसिएट, यानी अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कवर होगी। और 1 अप्रैल 2019 से एनबीएफसीज जिनका इक्विटी, डेट, सिक्योरिटी कुछ भी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, यानी अब लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड। अनलिस्टेड का नेटवर्थ 250 करोड़, वही सेम लिमिट है 250 करोड़, बट लेस देन 500 करोड़, क्योंकि 500 करोड़ के ऊपर वाली को तो पहले ही एप्लीकेबल हो गया ना, 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल हो गया,
इसीलिए उनकी सब्सिडियरी, उनकी एसोसिएट, उनके जॉइंट वेंचर, उनकी अदर कंपनीज. व्हाट अबाउट बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज? यस एप्लीकेबल, बस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एप्लीकेबिलिटी आई है. क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले वापस बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू नवंबर 16. नवंबर 16 को क्या एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2015 से वॉलंटरी. 1 अप्रैल 2016 से 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ वाली कंपनी, 500 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ वाली कंपनी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 अप्रैल 2017 से हर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड 250 करोड़ के ऊपर, अनलिस्टेड 250 करोड़ के ऊपर. और कुछ भी हो नेटवर्थ वर्ड ध्यान में रखना, टर्नओवर मत बोल देना, नेटवर्थ. ठीक है, क्लियर है यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरेटिव की बात करेंगे. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहला इंड एएस क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हमने सबसे पहला एएस क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहला एएस पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और फिर एएस 1 हमने पढ़ा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 स्टेटमेंट्स ऑन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल. बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है, इन चारों को बेस लेके करना है. फिर उसके बाद में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सारी की सारी चीजें डिफाइन थी जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. और जब हम एएस 1 की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं. अब इन दोनों को मर्ज करके इंड एएस के अंदर में आता है इंड एएस 1. यानी उन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बोलूं तो ये आता है इंड एएस 1. एंड स्टिल इंड एएस इज मच मोर वास्ट. आप एएस 1 से कंपेयर करो ना, स्टिल इंड एएस इज मच मोर वास्ट. क्योंकि वो प्रेजेंटेशन की बात करता है कि भाई प्रेजेंट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने. जबकि हम सिर्फ डिस्क्लोजर और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एप्लीकेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किसको आती है, प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं करते हैं. तो प्रेजेंटेशन यानी क्या होता है? कैसी दिखनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे दिखने चाहिए. तो कैसे दिखने चाहिए में क्या क्या आएगा? हर आइटम आएगी ना भाई. कैपिटल कैसा दिखना चाहिए, नॉन करंट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे दिखने चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स कैसे दिखने चाहिए, नॉन करंट एसेट्स कैसे दिखना चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज कैसे दिखना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज, हर चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे. पीएनएल में क्या क्या चीजें जाएगी. एक नया स्टेटमेंट ऐड किया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम बात करेंगे उसके बारे में. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन एडेड. तो इंड एएस टॉक्स अबाउट प्रेजेंटेशन, जबकि हम एएस 1. तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है अपने आप में. चलिए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला डील्स विद प्रेजेंटेशन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, जबकि यहां हम बात करते हैं डिस्क्लोजर की. डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज के डिस्क्लोजर्स की बात करता है. क्लियर है यहां तक के? तो एकदम बेसिक है. हम प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं और यहां डिस्क्लोजर्स. इंड एएस 1 बोलता है इट इज एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विथ ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या बोलता है? एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट. यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट देना है बैलेंस शीट में. क्या स्टेटमेंट देना है मुझे मेरे बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दैट वी हैव कंप्लाइड विथ ऑल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जिसका हमने कंप्लायंस नहीं किया. हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हमने पूरी तरह से किया है, पूरी तरह से. खैर इसे भी एक एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन है, इंटरिम रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दैट्स द ओनली एक्सेप्शन. उसे छोड़ के बाकी सबको हमने पूरी तरह से फॉलो किया है. तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है, सर कुछ स्टैंडर्ड्स तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे. जैसे हो सकता है किसी कंपनी को कंसोलिडेशन वाला स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ना हो. तो जो एप्लीकेबल नहीं है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है ना. जो एप्लीकेबल है वो पूरी तरह से अप्लाई किया है. जो एप्लीकेबल नहीं है उसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो बाकी जो एप्लीकेबल है वो पूरी तरह से अप्लाई किया है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं किया है, कोई एक्सेप्शन नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया कि चलो बस ये इतना सा पार्ट हम अप्लाई नहीं करते. पूरी तरह से अप्लाई किया. और हमने इसका डिस्क्लोजर दिया दैट यस वी हैव कंप्लाइड विद ऑल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और अगर हमने नहीं किया है तो यू कैन नॉट गिव सच स्टेटमेंट. तो बस एक फर्क है. जब हम हमारे यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है डिस्क्लोजर करो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो किया कि नहीं किया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दो. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेदर यू हैव फॉलोड और नॉट, आप पूरी तरह से डिस्क्लोजर दोगे. यहाँ ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है. कभी सुना है हमने नहीं फॉलो किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता ना. हाँ, ऑडिटर क्वालिफाई करता है रिपोर्ट, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड से वेग कुछ जा रहा है, सो ही विल क्वालिफाई द रिपोर्ट. एल्स सारे स्टैंडर्ड तो देखते भी नहीं है. कहाँ देखते हैं?
बट इंड एएस इज वेरी प्रिसाइज, यहाँ तो आप ऐसा डिस्क्लोजर दे ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्लियर है। प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन, करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन की बात करता है, जबकि एएस में सिर्फ और सिर्फ क्या बताया मैंने आपको, क्या बोला था, सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर एएस अप्लाई होंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर्स। कहीं भी बताता नहीं है कि वो दिखेंगे कैसे, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। यहाँ हम बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं कि भाई करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन कैसे होगा, करंट क्या होगा, एकदम क्लियरली डिफाइन करता है। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर जो सेलेबल है वो करंट है, और रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के ऊपर कोई अगर सेलेबल है तो वो नॉन करंट है। तो डिफाइन करता है करंट में क्या डालोगे, नॉन करंट में क्या डालोगे। लाइबिलिटीज में भी बोलता है 12 महीने के अंदर जो ड्यू है वो करंट है रिपोर्टिंग डेट से, और रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर जो ड्यू नहीं है वो नॉन करंट है। तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो हम पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है ये सारे के सारे इंड एएस एकदम डिफाइन करता है। आपने ये जो डेफिनेशंस है ये अभी तक के कहीं सुने ही नहीं, और अगर सुने हैं तो कहाँ सुने हैं, कंपनीज एक्ट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहाँ है ये डेफिनेशंस, प्रेजेंटेशन में नहीं है ना, इनिशियली कोई डेफिनेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स में डेफिनेशन मिलेंगे क्या करंट लॉन्ग टर्म होगा, बाकी तो हम कोई स्टैंडर्ड में देखते ही नहीं है कि क्या करंट होगा क्या लॉन्ग टर्म होगा, ऐसा डेफिनेशन ही नहीं मिलता। ये प्रेजेंटेशन की बताता है आप क्या करंट में डालोगे क्या नॉन करंट में डालोगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड, एकदम अच्छे से डिफाइन किया है, प्रिसाइज किया है, प्रेजेंटेशन की हर बात को कवर किया गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड एएस अगला वाला, प्रोहिबिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कंसेप्ट ही हटा दिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेट्स सी व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप क्या बोलते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, कि भाई हर वो चीज़ जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होती वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ऑर्डिनरी कोर्स में हर जो एक्टिविटी नहीं होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जैसे कि हमने हमारी सब्सिडियरी को बेच दिया, हमारे गोडाउन में आग लग गई, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो इसके पीछे जो भी खर्चे लग रहे हैं हम उनको क्या दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एंड यू हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। चलिए कुछ समय के लिए मान लीजिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ये वर्ड कभी था ही नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हमने क्या किया, हमने हमारे सब्सिडियरी के शेयर्स बेच दिए, और वो बेचने से हमको इनकम हुई, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, है ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो ये इनकम को हम अदर इनकम में डाल दें, या हम इसका एक डिस्क्लोजर देंगे दैट यस वी हैव सोल्ड द शेयर्स ऑफ आवर सब्सिडियरी एंड वी हैव लॉस्ट आवर कंट्रोल, हमने हमारा कंट्रोल पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया उस सब्सिडियरी पे। क्या ऐसा डिस्क्लोजर हम देंगे या नहीं रिक्वायर्ड है? तो देखिए मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी मतलब हर वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डर मस्ट नो कि आपने कौन सी सब्सिडियरी बेच दी, क्योंकि अब तक उसे पता था कि ये आपकी सब्सिडियरी है। पुरानी एनुअल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ही न्यू कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी आपकी सब्सिडियरी है, सडनली अगर वो कंपनी गायब हो जाती है तो यू शुड नो दैट यू हैव सोल्ड इट। तो इट इज बीइंग मटेरियल ऑलरेडी बीइंग डिस्क्लोज सेपरेटली, बीइंग मटेरियल ऑलरेडी बीइंग डिस्क्लोज सेपरेटली। अर्थक्वेक आया, बहुत नुकसान हो गया, बीइंग मटेरियल इज बीइंग डिस्क्लोज सेपरेटली। फायर, नुकसान हो गया, बीइंग मटेरियल इज बीइंग डिस्क्लोज सेपरेटली। यानी हर चीज को आप ऑलरेडी अलग से दिखा रहे हो, फिर उसको एक अलग से हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देने की जरूरत क्या है, हो रहा है ना वो अलग से डिस्क्लोज। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिक्वायरमेंट पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि एएस 1 के अंदर में ऐसा कोई प्रोहिबिशन है नहीं। एएस 1 में तो हम बोलते हैं ना कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक के। तो क्या क्या चीज की बात हो रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंड एएस क्या बोलता है, दिस इज प्रेजेंटेशन। एएस क्या बोलता है, दिस इज डिस्क्लोजर, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। फिर इंड एएस क्या बोलता है, डिस्क्लोज दैट यू हैव कंप्लाइड, डिस्क्लोज दैट यू हैव कंप्लाइड विद इंड एएस। एएस ऐसा कुछ नहीं बोलता, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद इंड एएस बोलता है दिस इज द डेफिनेशन व्हाट इज करंट, व्हाट इज नॉन करंट, what is to be shown in current, what is to be presented in current, what is not to be presented in current, what is to be presented as non current। ऐसा कोई definition in AS के अंदर नहीं है। And then finally this is the fourth point, no extraordinary item, no prohibition on showing extraordinary item। AS1 no such prohibition, ऐसा कोई prohibition नहीं है, clear है। चलिए, Ind AS1 requires a statement of change in equity, there is a new statement that is required, that is change in equity। तो 4 स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज द 5th स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इन इंड एएस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या नई इक्विटी ऐड हुई,
क्या कोई इक्विटी बेच दी, क्या नए अदर टाइप ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो उसका हम लोगों को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो स्टेटमेंट है चेंज ऑफ इक्विटी का। ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे एएस में नहीं है ना, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमारे एएस में नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देयर इज अ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड देयर इज अनदर स्टेटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी, यानी अगर आप पॉलिसी बदलते हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट दो उस दिन की जिस दिन से पहली बार ये पॉलिसी बदली। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। जब भी पॉलिसी बदलती है ना, पॉलिसी बदलती है तो हम एएस में क्या करते हैं, पॉलिसी बदल दी मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल दिया, तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली पहली बार वो एसेट जब आया था तब से पूरा रिकैलकुलेशन करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होने के कारण क्या हुआ। और वो जितना भी फर्क आज तक का एक्यूमुलेट हो गया है, इतने सारे सालों का जो भी जितना फर्क एक्यूमुलेट हो गया है, वो पूरा का पूरा करंट ईयर के पीएनएल में डाल देंगे, पूरा का पूरा डिफरेंस करंट ईयर में डाल देंगे। यू कैलकुलेट इट रेट्रोस्पेक्टिवली एंड यू चार्ज इट प्रोस्पेक्टिवली, यू चार्ज इट प्रोस्पेक्टिवली। जबकि इंड एएस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, कौन से साल का है उस साल में चार्ज कर दो, जिस साल का है उस साल में चार्ज कर दो, आगे मत जाने दो, करंट ईयर में भी नहीं दिखाएंगे। आपने मेथड चेंज किया ना, आपने पॉलिसी बदली ना, तो जिस साल इसका जो अफेक्ट दिखना था वो साल में उसका उतना अफेक्ट दिखा दो, डोंट मूव अहेड, पुराना रिकैलकुलेट करो। ठीक है, तो इट रिक्वायर, तो हम जब अगर ओपनिंग्स चेंज करेंगे, आप ओपनिंग चेंज करने की बात कर रहे हो ना, हम ओपनिंग चेंज करेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वापस बनाना पड़ेगा। ये पुरानी बैलेंस शीट्स तो सबमिट हो गई ना, पुरानी बैलेंस शीट चली गई, ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसी को वापस से खोल के तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए रिकैलकुलेशन हो जाएगा। और रिकैलकुलेशन सबसे पहली बैलेंस शीट पे होगा जिस बैलेंस शीट से अफेक्ट आ रहा है, और हम वो ओपनिंग बैलेंस शीट बना देंगे कि भाई इस डेट से पॉलिसी बदल गई और उसके कारण ये इम्पैक्ट आ गया। सो देयर इज ओपनिंग बैलेंस शीट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट की हम AS1 में बात नहीं करते। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ तक क्या क्या डिस्कस किए, हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए, है ना, 6 पॉइंट्स डिस्कस किए इंड AS1 के। सबसे पहला पॉइंट था कि इंड AS1 टॉक्स अबाउट प्रेजेंटेशन, AS टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर। इंड AS टॉक्स अबाउट प्रेजेंटेशन, AS टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर। फिर हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया कि इंड AS टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, डिस्क्लोजर, AS डज नॉट रिक्वायर एनी सच डिस्क्लोजर। फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा प्रेजेंटेशन एज करंट एंड नॉन करंट, प्रेजेंटेशन एज करंट एंड नॉन करंट, AS रिक्वायर्स नो सच प्रेजेंटेशन, मतलब देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। देन व्हाट वी रेड, यहाँ पे चौथा पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर प्रोहिबिटेड, जबकि AS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, देन देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी रिक्वायर्ड, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी रिक्वायर्ड, तो AS के अंदर नो सच रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स कवर होते हैं, ध्यान में रखिएगा 6 पॉइंट्स कवर होते हैं यहाँ पे। अब हम AS2 की बात करेंगे। सबसे पहला, डिफाइंस इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, अभी सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप, सर्विस प्रोवाइडर जैसे मैं, हम कौन है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हम क्या करते हैं? हम सर्विस देते हैं। हम क्या सर्विस देते हैं? हम ऑडिट की सर्विस देते हैं। तो ये ऑडिट की सर्विस हम कैसे देते हैं? छोटी छोटी कंपनीज में तो हम सितंबर में ये सर्विस देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम साल भर ये सर्विस देते हैं। तो साल भर ये सर्विस कैसे दी जाती है? बहुत बड़ी कंपनीज की बात कीजिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साल में एक ही बार आएगा, वो हर क्वार्टर विजिट करेगा, क्वार्टर का पूरा काम करके जाएगा, पर उस क्वार्टर में उसने जो भी काम किया उसकी कोई फीस उसको ड्यू बनी? The service that the chartered accountant is supposed to provide is audit service, which is supposed to be completed on September. तो सितंबर 2016 की बात कीजिए, जो ऑडिट खत्म करना है 31 मार्च 2016 तक आपने कुछ तो ऑडिट कंप्लीट किया, कुछ तो चेकिंग कंप्लीट की, तो उसके पीछे जो खर्चा लगा वो खर्चे का आपने किया क्या? You have booked the expense in the previous year ending 31st March 2016. जबकि उससे रिलेटेड इनकम इज बीइंग अर्न्ड इन 30th September 2016. 16-17 में इनकम होगी, एक्सपेंस 31st March 2016 को ही बुक कर दिया। सो फ्रॉम नाउ ऑन इंड AS बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना,
वो सर्विस को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ, जितनी सर्विस हो चुकी है ना रेंडर उतना क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ, अगर उसके अगेंस्ट अभी तक के कोई रेवेन्यू बुकिंग की बात ही नहीं हुई है। क्लियर है? जबकि एएस में तो हमने पढ़ा है AS2 के अंदर इट इज एक्सक्लूडेड, सर्विस प्रोवाइडर इज एक्सक्लूडेड। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड आर्किटेक्ट फर्म है which recently got the work to design building for रहेजा बिल्डर्स। रहेजा ग्रुप के लिए उन्हें एक बिल्डिंग डिजाइन करने का काम मिला है। हाफ ऑफ द डिजाइन इज कंप्लीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 तक आधी डिजाइन कंप्लीट कर लिया। अभी आधी डिजाइन कंप्लीट कर लिया तो आधी डिजाइन का रहेजा कुछ पैसा देगा क्या? कुछ भी नहीं देगा ना। वो कब देगा? जब डिजाइन कंप्लीट कर लोगे। डिजाइन कंप्लीट कर लोगे। द सर्विस के अंदर में रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, जब हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है? रेवेन्यू इज ऑन कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, यानी जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक अंडर AS2। तो इंड AS2 के अंदर में नाउ डिफरेंस इज यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बिकॉज कंप्लीटेड सर्विस, और जहां तक के काम हो गया वहां तक के क्या? क्लोजिंग स्टॉक। सो वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 31 मार्च तक आपने आधा काम कर दिया। अभी काम में कौन कौन इन्वॉल्व था? 2 आर्किटेक्ट्स वर इन्वॉल्व इन द डिजाइन। 2 आर्किटेक्ट्स, ठीक है, विच टुक 30 आवर्स ऑफ देयर टाइम ईच हर एक ने, दोनों आर्किटेक्ट ने 30 घंटे दिए। 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु गेव 50 आवर्स ऑफ टाइम एंड सपोर्टेड बाय नॉन टेक्निकल स्टाफ। नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी उस ऑफिस के बाकी के लोग जिनमें टेक्निकल टैलेंट नहीं है बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विस, जैसे कि प्यून, क्लीनर, किचन कुक जो होगा, तो दे आर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विस बट दे आर नॉन टेक्निकल, दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स, दे आर नॉट डिजाइनर्स। उन्होंने भी टाइम दिया। तो उन्होंने कितना टाइम दिया? जितना आर्किटेक्ट्स ने दिया, जितना वो टेक्निकल बंदे ने दिया उतना पूरा टाइम दिया। तो उन्होंने कितना टाइम दिया? उन्होंने पहले आर्किटेक्ट को भी 30 घंटे दिए, उन्होंने दूसरे आर्किटेक्ट को भी 30 घंटे दिए, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 50 घंटे दिए। यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ ने कितने घंटे काम किया? 50 घंटे प्लस 30 घंटे प्लस 30 घंटे, पूरे के पूरे 110 घंटे काम कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैलरी ऑफ आर्किटेक्ट इज 1 लाख पर मंथ एंड दे वर्क फॉर 25 डेज 8 आवर्स। 25 डेज 8 आवर्स काम करते हैं ये लोग, ठीक है, 25 डेज 8 आवर्स यानी कितना हो गया? 200 आवर्स। और ये 200 आवर्स काम करने के हम इनको पैसे कितने देते हैं? 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ। एंड द सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ फॉर इंजीनियर हु वर्क सेम आवर्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था अपना उसको 50,000 मिलते हैं और ये जो आर्किटेक्ट है उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं, और दोनों भी उतने ही घंटे काम करते हैं, 25 घंटे, 25 दिन 8 घंटे यानी 200 घंटे। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताना है। अब ये पूरे क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल स्टाफ के बारे में कुछ नहीं बोला है, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है। चलिए देखते हैं, पहले हम विजुअलाइज कर लेते हैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हुआ क्या है? रहेजा बिल्डर्स ने काम दिया। किसको काम दिया? एडिफाइस आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। एडिफाइस आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को क्या काम दिया? कि भाई बिल्डिंग डिजाइन करना है तुमको। और ये बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए बंदे ने क्या किया? 2 आर्किटेक्ट्स अपने बिठा दिए कि भाई तुम लोग डिजाइन बनाओ, और 2 आर्किटेक्ट्स के साथ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी बिठा दिया कि भाई तू पूरा का पूरा ग्राफिक डिजाइन रेडी कर। और इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए देयर वर नॉन टेक्निकल स्टाफ हु वाज आल्सो अवेलेबल, है ना। अब इन लोगों ने काम कितने कितने घंटे किया? 30 घंटे काम किया दोनों आर्किटेक्ट्स ने, 50 घंटे काम किया हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, यानी 110 घंटे इनके साथ में वो नॉन टेक्निकल स्टाफ ने भी काम किया। और ये पूरा का पूरा काम होने के बाद आधी डिजाइन तैयार होगी। आधी डिजाइन तैयार होगी तो फाइनली व्हाट इज द कॉस्ट? फाइनली द पॉइंट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ इट इज टू बी वैल्यूड। ठीक है, तो हमने देखा ना 1 लाख रुपए सैलरी है। किसकी सैलरी है 1 लाख रुपए? आर्किटेक्ट की। अब वहां पूरा आंसर दिया है, आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे चलिए, वैसे वैसे कैलकुलेट कीजिए। सैलरी कितनी है? दोनों के दोनों हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी सैलरी 1 लाख और हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है उसकी 50,000। हर कोई 200 घंटे ही काम करता है,
हर कोई 200 घंटे ही काम करता है, इसका मतलब सैलरी पर आवर आर्किटेक्ट की कितनी हुई, सैलरी पर आवर आर्किटेक्ट की कितनी हुई? ये 1 लाख रुपए को 200 से डिवाइड करोगे ना, ये 1 लाख को 200 से डिवाइड करोगे तो 500 रुपए आ गया, है ना, 500 रुपए आ गया। और इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 50,000 रुपए 200 से डिवाइड करेंगे 250 रुपए। अच्छा, इन्होंने इसको टाइम कितना दिया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको टाइम कितना दिया? 30 घंटे आर्किटेक्ट 1 ने, आर्किटेक्ट 2 ने भी 30 घंटे दिए और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 50 घंटे दिए, है ना। तो फाइनली वैल्यू कितनी हुई, जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उसकी अब तक वैल्यू कितनी हुई? तो 500 रुपए 30 घंटे 15,000 और 250 रुपए 50 घंटे 12,500। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो हमने 42,500 की सर्विस प्रोवाइड कर दी अब तक, जो सर्विस अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो इंड एस क्या बोलता है, अगर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो शो इट एज क्लोजिंग स्टॉक। तो व्हाट विल शो क्लोजिंग स्टॉक एज 42,500। जैसा कि मैंने आपको बोला नॉन टेक्निकल स्टाफ के बारे में कहीं दिया नहीं है, तो ट्राई टू रिमेंबर AS2, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विस ऑफ गुड्स, नॉन टेक्निकल स्टाफ सैलरी। क्या नॉन टेक्निकल स्टाफ सैलरी इंक्लूड होती है? नहीं होती ना, यहां भी नहीं होगी, AS में नहीं होती, इंड AS में कहां से होगी? समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो 42,500 रुपीज बिकम्स योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, समझ गया एकदम अच्छे से? दैट इज हाउ यू हैव टू वैल्यू इट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेयर्स कंज्यूमेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर अगर कंज्यूम होने वाले हैं, फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री का पार्ट होंगे। स्पेयर्स रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स आर नॉट इन्वेंट्री। स्पेयर अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। तो क्या ये इंड AS में डिफाइंड है? वैसे इंड AS में डिफाइंड नहीं है, ये इंड AS 16 में डिफाइंड है। तो इंड AS 16 क्या बोलता है, हम लोग एक बार शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इंड AS 16 क्या बोलता है। तो इंड AS 16 बात करता है स्पेसिफिक स्पेयर्स की और जनरल स्पेयर्स की। ठीक है, तो क्या बात करता है स्पेसिफिक स्पेयर और जनरल स्पेयर्स की? स्पेसिफिक स्पेयर यानी कि स्पेसिफिकली किसी फिक्स एसेट का स्पेयर, और जनरल स्पेयर यानी वो स्पेयर है वो किसी भी फिक्स एसेट में लग सकता है। एक जो स्पेसिफिकली उस फिक्स एसेट के लिए बना है और एक जो बस एक स्पेयर है जो किसी भी फिक्स एसेट में लग सकता है। तो इनको वो डिफाइन करता है, इनको क्या डिफाइन करता है कि अगर स्पेसिफिक स्पेयर है ना तो वो फिक्स्ड एसेट ही कहलाएगा, वो फिक्स एसेट ही कहलाएगा। अब वो स्पेसिफिक स्पेयर हर 2 महीने में कंज्यूम हो रहा हो, 3 महीने में हो रहा हो, 4 महीने, 5 महीने या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी पीरियड में कंज्यूम हो, वो फिक्स एसेट ही कहलाएगा। ठीक है, ये यहां से कंफ्यूज मत होना, यहां लिखा है विद इन 12 मंथ्स तो इन्वेंट्री होता है। मैं जो बोल रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान दो, तो उसके साथ में वो कंपेरेटिव बैठेगा। स्पेसिफिक स्पेयर कम पीरियड के लिए हो, ज्यादा पीरियड के लिए हो, कैसा भी हो, हमेशा फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। पर जो जनरल स्पेयर होता है ना, जनरल स्पेयर, उसको वो बोलता है भाई 12 महीने के अंदर कंज्यूम होगा या उससे ज्यादा टाइम लेगा। 12 महीने के अंदर कंज्यूम होगा या उससे ज्यादा टाइम लेगा। अगर 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम होगा तो इंड AS 2, और अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम लेगा तो फिक्स एसेट, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। सिर्फ ये वाले पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि स्पेयर्स जो 12 महीने के अंदर कंज्यूम होंगे वो इन्वेंट्री का पार्ट है, और स्पेयर्स जो किसी फिक्स एसेट से रिलेटेड है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते, हम AS 2 में बोलते हैं। इंड AS इज ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल स्पेयर्स। क्लियर है, हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ जनरल स्पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए, स्पेसिफिक स्पेयर पूरी तरह हमेशा फिक्स एसेट, सिर्फ जनरल स्पेयर 12 महीने में कंज्यूम होने वाला है ना तो इंड AS 2 इन्वेंट्री, नहीं तो फिक्स एसेट इंड AS 16। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। Ratna Packaging Company has various spare parts related to machines kept in stores. Spares worth 5 लाख, 5 लाख रुपए के स्पेयर्स है जो कंज्यूमेबल है 4 से 5 महीने के अंदर, यानी विद इन 12 मंथ्स। एंड स्पेयर्स वर्थ 24 लाख, 24 लाख रुपए के स्पेयर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल है विद इन 15 to 20 मंथ्स। 4 से 5 महीने के अंदर कंज्यूम होने वाले स्पेयर्स और 15 से 20 महीने लगाने वाले स्पेयर्स। डिटरमाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, रिलेटेड टू मशीन्स। क्या स्पेसिफिक मशीन है? नहीं, मशीन्स यानी जनरल स्पेयर है, जनरल स्पेयर है।
5 लाख रुपए के ऐसे स्पेस है जो 12 महीने के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे और 24 लाख के ऐसे स्पेस है जो 12 महीने के ऊपर कंज्यूम हो जाएंगे। हमें तो 12 महीने से मतलब है, वहां कुछ भी लिखा हो हमें 12 महीने हम बेस पकड़ लेंगे। भाई 12 से कम की 12 से ज्यादा। पहला सवाल था कि स्पेसिफिक स्पेयर है क्या, तो नहीं, स्पेसिफिक स्पेयर नहीं है, जनरल स्पेयर है। तो जनरल स्पेयर 12 महीने में कंज्यूम होगा या 12 महीने से ज्यादा। अब 12 महीने से कम में कंज्यूम होगा तो इन्वेंट्री, 12 महीने से ज्यादा कंज्यूम होगा तो फिक्स एसेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बस वही यहां डिफाइन किया गया है, जो 12 महीने के अंदर, ध्यान यहां पे देखते जाएंगे, ठीक है। मैं जहां जहां टिक कर रहा हूं वैसे वैसे देखेंगे, पूरा टेबल कवर हो जाएगा। 12 महीने के अंदर अंदर वाले 5 लाख रुपए के स्पेयर इंड एस 2 में कवर होंगे। 12 महीने से ज्यादा वाले 24 लाख रुपए के स्पेयर इंड एस 16 में कवर होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। Does not apply to measurement of inventory held by commodity trade brokers. Commodity trade brokers. Who are commodity trade brokers? The brokers who deal in commodities in the market. Brokers who deal in commodity in the market. सुना है ना, NCDX, MCX. आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, कॉपर में ट्रेड कर सकते हो। हर आइटम जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उसका आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो क्या उन्हें एएस अप्लाई होगा? लेट मी बी प्रिसाइज, क्या उन्हें इंड एएस अप्लाई होगा? दे आर एक्सक्लूडेड, दे एक्सक्लूडेड, बट दे आर आस्क्ड टू मेजर द इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू। दे हैव टू मेजर द इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू। यानी इंड एएस एकदम क्लियर बोलता है भाई हम तो एप्लीकेबल नहीं है, पर आप फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन करोगे। हम तो एप्लीकेबल नहीं है, इंड एएस तो एप्लीकेबल नहीं है, पर आप अपना वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे करोगे इन्वेंट्री का। अच्छा, आर दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएस 2? नो। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो एक्सक्लूडेड है एएस 2 के अंदर में से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट डू नॉट डील इन कमोडिटीज, है ना, शेयर्स में ट्रेड डील होने वाले। वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटीज। आर दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएस 2? नहीं। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 30 31 32 उसमें तो कमोडिटीज भी कवर्ड है ना, जो नेट सेटल होंगी, कैश सेटल होने वाली है, वो तो कवर्ड है, वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होती है। 30 31 32 तो कभी अप्लाई ही नहीं हुआ ना, कभी अप्लाई ही नहीं हुआ। एप्लीकेबल क्या था? AS 13 इन्वेस्टमेंट्स, AS 13, एंड AS 13 टॉक्स अबाउट शेयर्स, इट डजंट टॉक्स अबाउट कमोडिटीज। कमोडिटीज कवर ही नहीं करता वो। तो कमोडिटीज आर कमोडिटी ब्रोकर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS 2? नहीं, दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS 2, दे आर कवर्ड अंडर AS 2। इंड AS 2 से उन्हें एक्सक्लूड किया गया। Then there are certain students who says कि इंड एस 32, 107, 109 तो एप्लीकेबल हो गया। तो अब हुआ एएस के साथ थोड़ी एप्लीकेबल हुआ, इंड एस के साथ ही एप्लीकेबल हुआ, है ना। तो इंड एस विद इंड एस तो उन्होंने तो एक्सक्लूड ही करके रखा है ना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? एएस 2 के अंदर कमोडिटी ब्रोकर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, एएस के इंड एस के अंदर में दे आर एक्सक्लूडेड। एएस में नॉट एक्सक्लूडेड, इंड एस में दे आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। शेरखान लिमिटेड हैज कमोडिटी स्टॉक्स कॉस्टिंग 50 लाख रुपीज which has a market value of 150 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके पास, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स, जिनकी आज मार्केट वैल्यू 150 लाख हो गई। तो 31 मार्च 2016 को ये स्टॉक कैसे वैल्यू होगा? 31 मार्च 2016 को ये स्टॉक कैसे वैल्यू होगा? तो सिंपल है, शेरखान लिमिटेड क्या करता है? स्टॉक बाय सेल करता है ना, उनका तो काम ही वही है। तो उनके लिए ये कमोडिटीज क्या है? उनके लिए कमोडिटीज इन्वेंट्री है। पहले तो ये जानना जरूरी ना कि भाई ये सामने वाले के लिए इन्वेंट्री है या नहीं है। अब ये इन्वेंट्री है तो एप्लीकेबल है या नहीं है? तो एप्लीकेबल है या नहीं है? एएस एप्लीकेबल है, एएस एप्लीकेबल है, इंड एएस नहीं है। तो AS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा? AS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 50 लाख पे वैल्यू करेगा इन्वेंट्री को। और इंड AS 2 के हिसाब से वो क्या करेगा? इंड AS 2 के हिसाब से he has to इंड AS 2 is not applicable, इंड AS 2 is not applicable, he has to measure his inventory at fair value। देखो इंड AS 2 क्या बोलता है? इट इज नॉट एप्लीकेबल बट यू हैव टू मेजर योर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू। तो उसे 150 लाख रुपीस पे वैल्यू करना पड़ेगा ना। तो मैं इंड AS 2 के हिसाब से नहीं बोल रहा, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंड AS 2 बट ही हैज टू मेजर इट एट फेयर वैल्यू। समझ में आ रहा है? फेयर वैल्यू 150 लाख पे दिखाएगा, AS के अंदर में कितने पे दिखाएगा? 50 लाख रुपीस पे दिखाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की अभी तक? सर्विस प्रोवाइडर की बात की। सर्विस प्रोवाइडर इज कवर्ड अंडर इंड AS, नॉट कवर्ड अंडर AS। फिर हमने बात की स्पेयर्स की। स्पेयर विद इन 12 मंथ्स आर कवर्ड अंडर इंड AS, नॉट कवर्ड अंडर AS। फिर हम बात कर रहे हैं कमोडिटी ब्रोकर्स का, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंड AS बट दे हैव टू मेजर एट फेयर वैल्यू, AS एक्सक्लूडेड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी, नॉट एक्सक्लूडेड, AS नॉट एक्सक्लूडेड। चौथा पॉइंट,
इन्वेंट्री अक्वायर्ड ऑन डिफर्ड पेमेंट टर्म्स, डिफर्ड पेमेंट टर्म्स यानी हमने इन्वेंट्री खरीदी है पर उसका पेमेंट थोड़ा 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 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, डिफर्ड टर्म्स पे दे रहे हैं, विच इज बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो सबको मिलता है ना, उसके बियॉन्ड पीरियड पे हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो शुड एक्सक्लूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एलिमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। कि भाई नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 2 months एंड यू आर टेकिंग 6 months टू पे, so exclude the interest element and show the asset only on principal value। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे, जैसे इंड एस 32,107,109 में पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप उसके वीडियो में देखिए, उसमें बताया हुआ है कि हाउ वी एक्सक्लूड द इंटरेस्ट एलिमेंट कैसे एक्सक्लूड होता है, इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू पे कैसे आता है। तो यहाँ भी एसेट को, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ एसेट है, एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा क्योंकि आपने बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड सामने वाले को पेमेंट किया। पर ऐसी कोई बात जब हम एएस पढ़ते हैं, आपने पढ़ा था ना, एएस पढ़ा है पूरा का पूरा, उसमें ऐसा कभी बोला है कि भाई आपने 6 महीने का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है और सामने वाले को 10 महीने में पेमेंट किया, तो एसेट कितने पे दिखाओगे? तो एसेट जितने भी खरीदा उतने पे ही दिखाएंगे, इंटरेस्ट की बात ही नहीं होती है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ समझेंगे कैसे हटता है इंटरेस्ट एलिमेंट, कैसे हटता है, सिर्फ वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, केसीपी लिमिटेड एक कंपनी है विच परचेसेस रोलर शाफ्ट खरीदा है फ्रॉम शेल लिमिटेड से, टू सेल इट टू वन ऑफ द कस्टमर्स, एक कस्टमर को बेचने के लिए उन्होंने खरीद के रखा है, यानी उनके लिए क्या हो गया, ये रोलर शाफ्ट क्या हो जाएगा, उनके लिए इन्वेंट्री हो गई, है ना, इन्वेंट्री हो गई। पेमेंट इज ड्यू टू बी मेड इन 1 year, 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, एंड कॉस्ट ऑफ मशीन इज 50 लाख, 50 लाख रुपए की मशीन है, एंड बेंचमार्क रेट इज 15%, बेंचमार्क रेट यानी डिस्काउंट रेट क्या दिया हुआ है 15%। हमें बताना है इन्वेंट्री को हम कितने पे दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितने पे दिखाएंगे, तो आपको दे दिया ना डिस्काउंट रेट 15% और पीरियड बोल दिया ना उन्होंने आपको कि 1 year का पीरियड है, ये रहा 1 year का पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो व्हाट विल डू, डिस्काउंटेड बाय 1 year, डिस्काउंटेड बाय 1 year। देखिए कुछ ऐसा दिखता है रोलर शाफ्ट, ऐसा कुछ रहता है, दीज आर बिग रोलर्स, बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स में लगते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री। तो शेल कंपनी ने, केसीपी कंपनी ने शेल कंपनी से, ठीक है, सिद्धार्थ हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से ये रोलर शाफ्ट लिया, कितने में लिया, 50 लाख रुपए में लिया, 50 लाख रुपए पे लिया और पेमेंट कब देगा, 1 साल बाद। और इस समय का डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट इज 15%। हम क्या करेंगे, 1 साल बाद पैसा मिल रहा है ना, तो 1 साल बाद उसे आज की वैल्यू पे लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8695, तो फाइनली एसेट कितने पे दिखेगा, 43.47 lakhs। वी विल रिकॉर्ड द एसेट एट 43.47 lakhs, ठीक है। ये 8695 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 साल से किया है मैंने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है, 1 go में 1 साल बाद हम पूरा पेमेंट दे देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट 43.47, यानी जिस दिन खरीदा, ऑन डेट ऑफ परचेस, 1 साल बाद के बात नहीं हो रही है, ऑन डेट ऑफ परचेस क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, 43.47 lakhs टू जो भी पार्टी है आपकी, वो पार्टी के अकाउंट में 43.47 दिख जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद वाली एंट्री क्या होगी, इसके बाद वाली एंट्री यानी ईयर एंड, ऑन डेट ऑफ पेमेंट, ऑन डेट ऑफ पेमेंट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, एक तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, क्लियर है, उसके बाद पार्टी डेबिट हो जाएगी, पार्टी डेबिट, और फाइनली पूरा का पूरा पेमेंट हम कर देंगे 50 लाख रुपए का। तो पार्टी के अकाउंट में तो 43.47 दिख रहा है, यानी बाकी का जो पूरा का पूरा अमाउंट है 6.53, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट के नाम पे पूरा का पूरा हम उसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री नहीं आएगी समझने के लिए, कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि भाई 43.47 पे खरीदा, मतलब 50 पे खरीदा और रिकॉर्ड 43.47 पे करेंगे तो बाकी का गया कहाँ, इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर रहे हो तो इंटरेस्ट में ही जाएगा ना, समझने वाली बात है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेस डील्स विथ रिवर्सल of write down of inventory, deals with reversal of write down of inventory to NRV to the extent the original write down and recognition and disclosure thereof in the financial statements। कि NRV पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को लाया, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, NRV पे लेके आए, कॉस्ट और NRV whichever is lower जब था तो NRV पे लेके आ गए, और बाद में उस इन्वेंट्री की वैल्यू वापस बढ़ जाती है,
बाद में उस इन्वेंट्री की वैल्यू वापस बढ़ जाती है, तो हम वापस उसको बढ़ा देते हैं, बराबर है ना, ध्यान में, वापस उसको बढ़ा देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? चेंज इन एस्टिमेट, कि भाई पहले हमारा एस्टिमेट था कि मार्केट प्राइस से मतलब कॉस्ट से कम में बिकेगा, कॉस्ट से कम में बिकेगा, तो हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर, एनआरवी पे वैल्यूएशन कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर हमको समझ में आया कि ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा महंगे में बिक सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा महंगे में बिक सकता है, कॉस्ट के ऊपर बिक सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिवर्स कर रहे हैं जो हमने पहले वैल्यू गिराई थी। क्लियर है? तो ये जो पहले हम जो रिवर्सल करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन एस्टिमेट। कहां कवर करते हैं? AS5। AS5 इंड एएस में इंड एएस 2 ही डिफाइन कर देता है कि भाई रिवर्स कर देना, अगर आपने पहले उसे एनआरवी पे लिखा था तो ज्यादा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। रिवर्सल कवर्ड कहां पे? AS5 में कवर्ड है, जबकि हम यहीं पे कवर कर देते हैं। अकाउंटिंग एंट्री सेम, बट द स्टैंडर्ड नंबर इज डिफरेंट। पहले आप AS5 कोट करते थे, नाउ यू हैव टू कोट इंड AS2। इंड AS2 कोट करना है। क्लियर है यहां तक के? देखिए क्वेश्चन देखिए, वाई लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर ₹25 lakhs for inventory obsolescence in 1998-1999. In the subsequent year, it determined that 50% of the stock was usable. इसमें से सिर्फ 50% stock usable है. The company wants to adjust the same through prior period adjustment. तो देखो क्या हुआ, 25 लाख रुपए से इन्वेंट्री को ऑब्सोलीट कर दिया था और सब्सिक्वेंट ईयर में पता चलता है कि 50% यूजेबल है। यानी कितना यूजेबल है? 12.5 लाख यूजेबल है। तो विल आई रिवर्स द एडजस्टमेंट दैट वाज मेड? प्रायर पीरियड आइटम है क्या? नहीं ना। AS5 ध्यान में आ रहा है? 12.5 लाख के हिसाब से रिपोर्ट करते हैं। सेम इज इंड AS2, सेम टू सेम, पर वो सेम टू सेम हम एज पर इंड AS2 कोट करेंगे, एज पर AS नहीं कोट करेंगे। ठीक है, 25 लाख 50% यूजेबल, यानी कितना यूजेबल हो गया? 12.5 लाख। 12.5 लाख को कब रिवर्स करेंगे? 99-2000, 98-99 में ऑब्सोलीट किया, 99-2000 में रिवर्स करेंगे एज पर इंड AS2। AS में एज पर AS5, सेम थिंग। क्लियर है यहां तक के? समझ में आ रहा है? चलिए, ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट परचेस्ड। जबकि यहां सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। क्या फर्क है? जब हम इंड AS की बात करते हैं ना, तो इंड AS बोलता है भाई ट्रेड डिस्काउंट दिया तो हटा दो। AS भी बोलता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट मिला तो हटा दो। रिबेट मिला, रिबेट क्या होता है कि भाई अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सेल कर दिया एक पर्टिकुलर साल में, तो हम आपको कुछ बोनस देंगे, कुछ डिस्काउंट्स देंगे, या कुछ एक पैसा, एक इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एकदम से तो होगा नहीं, ओवर द पीरियड होता है। पहले महीने कुछ सेल, फिर दूसरे महीने कुछ सेल, फिर तीसरे महीने कुछ सेल, फाइनली चौथे महीने में यू हैव अचीव द टारगेट। और जैसे ही टारगेट अचीव किया, कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, तो कंपनी के लिए वो 1 लाख रुपए क्या है? रिबेट। एंड रिबेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेसेस। ठीक है, रिबेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेसेस, AS में भी, इंड AS में भी। बट इंड AS टॉक्स अबाउट अदर सिमिलर आइटम, सिमिलर नेचर के आइटम। तो सिमिलर नेचर के आइटम्स क्या होते हैं? सिमिलर नेचर के आइटम जैसे कि क्रेडिट डिस्काउंट आपको क्या बताता है? 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट करोगे ना, 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो ये डिस्काउंट्स आप अब तक इन्वेंट्री की कॉस्ट में से डिडक्ट करते थे क्या? जिन्होंने AS2 अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, समझ लीजिए ये नहीं कर सकते डिडक्ट। क्रेडिट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। दिस इज शोन इन द बुक्स एज डिस्काउंट रिसीव्ड करके दिखता है, ये परचेसेस में से डिडक्ट नहीं होता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंड AS2 क्या बोलता है? हर ऐसे सिमिलर नेचर का, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट के नेचर तो वही है ना, क्रेडिट डिस्काउंट का भी नेचर वही है, उसे भी आप डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेसेस में से डिडक्ट कर दो भाई, अलग से मत दिखाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड करके मत दिखाओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वो बोलता है डिडक्ट कर दो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैन टिम्बर एंड प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड 1000 शीट्स खरीदिए ऑफ प्लाई फ्रॉम सेंचुरी प्लाईबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड। सेंचुरी कंपनी है ना, सुना है ना? एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 पर शेयर, 1000 पर शीट। पेमेंट, इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 30 days, 30 दिन में अगर पेमेंट किया तो 2% डिस्काउंट देंगे। तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बहुत ही सिंपल है भाई, कि सामने वाले ने परचेज किया, कितने का परचेज किया? 1000 शीट्स परचेज की। क्या भाव पे परचेज की? 1000 रुपए में परचेज की। कितना पैसा देना बनता है? तो भाई 10 लाख रुपए बनते हैं। और अगर 30 दिन में पेमेंट करोगे ना, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है ना, 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो कितना डिस्काउंट दे दोगे?
20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे। तो ये 20,000 की डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी? तो क्या नेचर है भाई? क्रेडिट डिस्काउंट है। नेचर क्या दिख रहा है? क्रेडिट डिस्काउंट है। तो क्रेडिट डिस्काउंट का क्या करते हो? क्रेडिट डिस्काउंट का क्या करते हो? एएस क्या बोलता है? डिस्काउंट रिसीव्ड में दिखाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड। और इंड एएस क्या बोलता है? परचेसेस में से डिडक्ट कर लो, परचेसेस में से डिडक्ट कर लो। ध्यान में रखो, ठीक है। प्लाईवुड शीट खरीदा है, प्लाईवुड शीट कितने पे खरीदा है? 10 लाख रुपए का। डिस्काउंट कितना बनता है? डिस्काउंट 20,000 का बनेगा, ठीक है, 20,000 का, 20,000। तो हम परचेस एसेट कितने पे दिखाएंगे? 9,80,000 रुपीज पे हम एसेट हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने यहां तक के इंड एएस 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को इंड एएस इंक्लूड करता है, एएस एक्सक्लूड करता है, एएस एक्सक्लूड करता है। फिर स्पेस, स्पेस ऑफ मशीन्स इंड एएस इंक्लूड करता है, विद इन 12 मंथ्स वाली एएस एक्सक्लूड करता है, एएस एक्सक्लूड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा कमोडिटी ट्रेडर्स को इंड एएस एक्सक्लूड करता है और एएस इंक्लूड करता है, इंड एएस एक्सक्लूड करता है, एएस इंक्लूड करता है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने इसके बारे में पढ़ा कि भाई ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस एज पर इंड एएस। डिडक्ट करो, और एएस बोलता है डिडक्ट मत करो, रिसीव्ड करके दिखाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड करके दिखाओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ कवर किए? इन्वेंट्री में कवर किए। आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड इंड एएस 7 तो एएस 3 के साथ कंपैरिजन की बात करता है। पहला और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कि बैंक ओडी इज कंसिडर्ड टू बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जबकि यहां पे आप उसे फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाते थे। अभी ऐसा क्यों? बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर ड्रॉ करने का अधिकार जो आपको दिया है, ओवर में ड्रॉ करने का आपको जो अधिकार दिया गया है, तो अब इस अधिकार का करेंगे क्या? इस अधिकार का करेंगे क्या? कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? पहले तो ये समझाओ, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट इज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू कैश, कैश जैसा है, और मिलेगा कब? मिलेगा 3 महीने के अंदर अंदर मिलेगा, यानी कि हाईली लिक्विड, सेलेबल, ट्रेडेबल विद इन 3 मंथ्स, ऑन डिमांड। जब मैं डिमांड करूंगा तब मिलेगा, जैसे ही डिमांड करूंगा वैसे ही मिलेगा। तो बैंक ओडी का नेचर क्या है? बैंक ओवरड्रॉन का नेचर क्या है? आई कैन डिमांड कैश, आई कैन डिमांड कैश और इमीडिएटली मिलेगा, है ना? तो कैश इक्विवेलेंट ही तो हो गया, कैश इक्विवेलेंट ही हो गया। तो बैंक ओडी विल नाउ बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे ट्रीट करेंगे? ओडी तो नेगेटिव होता है। तो इट इज एज गुड एज नेगेटिव कैश। नेगेटिव कैश नहीं हो सकती क्या? इट इज एज गुड एज नेगेटिव कैश। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश नेगेटिव दिखेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएस में आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाते हो, पर फाइनेंशियल नेचर क्या है उसका? वो तो ऑन डिमांड अवेलेबल कैश है, इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड टू बी शोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ये एक बात ध्यान में रखिएगा। फिर देयर इज नो सच थिंग एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, अलग से दिखाओ। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अलग से दिखाओ। फिर इन्वेस्टिंग में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, उन्हें भी अलग से दिखाओ। आपको अब तक काम नहीं पड़ा, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज अलग से दिखाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंड एएस में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोहिबिटेड है, पढ़ा था ना, इंड एएस 1 पढ़ते थे तो मैंने बोला था इट इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ कवर्ड ही नहीं है, यहाँ पे कवर्ड ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इंड एएस के अंदर में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट जो मिला, डिविडेंड जो मिला, आप उसे क्लासिफाई करोगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फाइनेंशियल एंटरप्राइज में क्लासिफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस क्लासिफाई कर सकते हैं, ये लोग इंड एएस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती है ना, इनको डिविडेंड पेड इज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, एज फाइनेंशियल एक्टिविटी। ध्यान में रखिए, डिविडेंड पेड इज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो कि AS3 के अंदर में डिविडेंड पेड को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ओनली।
only for financial enterprises interest and dividend will be classified dividend paid will be classified as financial activity, dividend paid will be classified as financial activity, जबकि वो लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, और यहाँ कार्व आउट भी आता है, ध्यान में रखिए, दिस ऑल्सो अ कार्व आउट। सो व्हाट इज कार्व आउट? कार्व आउट इज वेयर इंड एएस इज डिफरेंट फ्रॉम आईएएस। आईएएस से इंड एएस अगर अलग हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे इंड एएस आईएएस से भी अलग हो जाता है। आईएएस क्या बोलता है? आईएएस अलाउ करता है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर डिविडेंड पे कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, पर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी ही दिखेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पेड क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो लोग ऑपरेटिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला एसेट परचेस्ड फॉर बीइंग रेंटेड आउट टू अदर्स, दूसरों को रेंट पे देने के लिए, एंड सब्सीक्वेंट सेल आर शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोथ रिसीट एंड पेमेंट। ऐसे कोई भी गाइडेंस यहाँ नहीं दी है, ऐसी कोई गाइडेंस यहाँ पे नहीं दी है। तो चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते क्या है। एसेट परचेस्ड है, क्यों परचेज किया हुआ है? लोगों को रेंट पे देने के लिए परचेज करके रखा है। चलिए हम देखते हैं ए ने क्या किया। तो ए ने क्या किया? ए ने एक मशीन खरीदी, ठीक है ना, मशीन खरीदी, मशीन का क्या किया? रेंट पे दे दिया। सो ही बाइज मशीन, ही रेंट्स इट लेट्स से फॉर 3 years, और आफ्टर 3 years वो क्या करता है? ही सेल्स मशीन। तो 3 तरह की एक्टिविटीज हो रही है, एक बाय मशीन, एक रेंट मशीन, तीसरा सेल मशीन, है ना। बाय मशीन, रेंट मशीन एंड सेल मशीन। तो AS3 में आप क्या करते हो? AS3 में आपने मशीन खरीदी, व्हाट डू यू क्लासिफाई इट एज? क्या क्लासिफाई करोगे आप उसे? हम उसे क्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इट इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फिर हमने क्या किया? मशीन को रेंट पे दिया, रेंट आ रहा है, आने वाले रेंट को आप क्या क्लासिफाई करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर मशीन का रेंट आना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। बेटा आपका बिजनेस ही है कि आप मशीन खरीदते हो, रेंट पे देते हो, फिर बेच देते हो, फिर मशीन खरीदते हो, रेंट पे देते हो, बेच देते हो। तो रेंट का आना आपकी बिजनेस इनकम है, एंड यू विल क्लासिफाई इट एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड व्हेन यू सेल द मशीन यू क्लासिफाई इट एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, हमसे उनकी बात कर रहे हैं जिनका ये बिजनेस है, जिनका ये बिजनेस नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ध्यान में रखना, जिनका बिजनेस है रेंटल पे चीजों को देना, उनकी बात हो रही है, उनके अलावा और किसी की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं? मशीन खरीदा, उसको इन्वेस्टमेंटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, रेंट पे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, और सेल कर दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, इंड एस में हम क्या करते हैं? इंड एस के अंदर में हम क्या करेंगे? इंड एस के अंदर में खरीदने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे, खरीदने को, जब बिकॉज इट इज रेगुलर बाय सेल, आप खरीदते हो, रेंट पे देते हो, बेचते हो, खरीदते हो, रेंट पे देते हो, बेचते हो, इट इज रेगुलर बाय सेल, सो यू हैव टू क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट इज टू बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल इज टू बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खरीदो, यू रेंट पे दो, बेच दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। क्लियर है? तो बस यही बता रहा है वो, खरीदने बेचना, अगर रेंटल बिजनेस है, खरीदना बेचना विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, बढ़ूं आगे। देखिए, एसेट परचेज्ड, asset purchased for being rented out to others and subsequent sale are shown under operating activity, क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया हमने अभी तक के AS3 के अंदर में? पहला बैंक OD इज कैश इक्विवेलेंट, इंड AS में, AS में नहीं।
बैंक ओडी इज कैश इक्विवेलेंट, एएस के अंदर में बैंक ओडी इज नॉट कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज डिविडेंड देती है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज डिविडेंड देती है, क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंड एस। कार्व आउट विथ आईएएस, आईएएस में दे कैन कॉल इट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एएस दे कैन कॉल इट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर प्रोहिबिटेड अंडर इंड एस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर प्रोहिबिटेड। और फाइनली मशीन परचेज फॉर बीइंग रेंटेड आउट टू अदर्स एंड सब्सिक्वेंटली सोल्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला, चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्सिडियरी, ओनरशिप इंटरेस्ट चेंज किया विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल में लॉस नहीं हुआ, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट करो, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट करो। मतलब ओनरशिप बदल गई पर कंट्रोल नहीं छूटा, ओनरशिप बदल गई मतलब कंट्रोल नहीं छूटा, पर कंट्रोल नहीं छूटा। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरी सब्सिडियरी है, 100% सब्सिडियरी है और मैंने उसके 20% शेयर बेच दिए, मैंने उसके 20% शेयर बेच दिए, क्या है? 100% सब्सिडियरी है, 20% शेयर बेच दिए, तो अब मेरे पास शेयर्स कितने रह गए? 80% शेयर्स रह गए। और मेरी ओनरशिप का इंटरेस्ट बदल गया, ओनरशिप का इंटरेस्ट है ना, ओनरशिप का इंटरेस्ट बदल गया, तो ओनरशिप का इंटरेस्ट कितना बदला? 20% से। पर क्या कंट्रोल छूट गया? क्या सब्सिडियरी से कंट्रोल छूट गया? नहीं, सब्सिडियरी से कंट्रोल नहीं छूटा, ये बात ध्यान में रखिए। अब भी आपकी सब्सिडियरी है, अब भी मेरी सब्सिडियरी है, पर होल्डिंग 100 से 80% पे आ गई। तो जो 20% बेचा, मैं इसे क्या ट्रीट करूंगा? 20% बेचा, मैं इसे क्या ट्रीट करूंगा? दिस इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटी भाई? हम अगर शेयर्स खरीदते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, है ना। अगर आप सिर्फ 20% बेच रहे हो और कंट्रोल अपने पास ही रख रहे हो, तो 20% क्यों बेचा? 20%? क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी, है ना। पैसे की जरूरत होगी तभी सब्सिडियरी के शेयर बेचोगे, डाइवेस्ट करोगे, पर सब्सिडियरी से कंट्रोल नहीं छोड़ दोगे। तो दिस इज एज गुड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, आपको पैसे की जरूरत है इसलिए बेच रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बात है, ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बात है। एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी क्या है? 100% होल्डिंग से लेट्स से 70% होल्डिंग पे आ गए, तो ये जो 30% सेल किया विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल इज क्या कहलाएंगे? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे अगर लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, नहीं होता है तो। पर अगर लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो कंट्रोल छूट जाए, तो फिर क्या होगा? तो कंट्रोल अगर छूट जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा, वो एएस में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा और वो इंड एस में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा, प्रोवाइडेड कंट्रोल छूट जाए। और अगर कंट्रोल ना छूटे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर एएस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एएस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। क्लियर है यहां तक के? चलिए, Ind AS 7 specifically mentions to adjust profit and loss account for the effect of undistributed profits of associates, non-controlling interest while determining the net cash flow from the operating activity. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एडजस्ट करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एडजस्ट करो। समझो कि ए लिमिटेड है, उसका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, ठीक है, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और उसकी एसोसिएट है, एसोसिएट लिमिटेड, जिसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, जिसका प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। और ए लिमिटेड के पास इसके 20% शेयर्स है, 20% शेयर्स, ठीक है। चलिए 25% कर देते हैं, 25% शेयर्स है। इसका मतलब यहां आपके प्रॉफिट्स में जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो प्रॉफिट दिखते हैं 2,25,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पता है ना, सब्सिडियरी के साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो एसोसिएट भी अगर मर्ज कर रहे हो एसोसिएट को भी तो क्या हो जाएगा 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए में दिखेगा। क्या ये 25,000 आपको कैश में मिल गए? कैश मिली क्या 25,000 रुपए की? नहीं मिली आपको, ये 25,000 रुपए की कैश नहीं मिली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या बोलता है आपको इंड AS 7 क्या बोलता है कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हो तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2,25,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2,25,000। यू हैव टू एडजस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट, you have to adjust the profit of associate because this is non cash income, non cash income। क्लियर है? इंड AS बोलता है कि एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश आइटम्स का, जिस बारे में AS3 कुछ भी नहीं बोलता, जिस बारे में AS3 कुछ भी नहीं बोलता। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। इंड AS में बैंक ओडीज कैश इक्विवेलेंट, AS में नहीं है। फिर इंड AS टॉक्स अबाउट प्रोहिबिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, AS डज नॉट प्रोहिबिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, रिक्वायर्ड है, आपको अलग से दिखाना है। इंड AS talks about financial activities, Ind AS talks about dividend as financial activity, Ind AS talks about dividend as financial activity। AS ऑप्शन देता है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा सकते हैं, ये काव आउट भी है, IAS के साथ काव आउट भी है। IAS का नंबर क्या है 7, नंबर सेम है, इंड AS और IAS के नंबर सेम है, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में वो बोलता है, इंड AS बोलता है कि भाई रेंटल पे दे सकते हो एसेट को, एसेट को रेंटल पे दे सकते हो। अगर रेंटल पे दे रहे हो तो उससे खरीदने का बेचने का भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाओ, एसेट खरीदना बेचना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाओ, जबकि इंड AS के अंदर में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओनरशिप चेंज हुई विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, ओनरशिप विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, तो ये जो पैसा आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंड AS के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इंड AS 7 बोलता है कि भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स किसके, एसोसिएट के, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करो। AS गिव्स नो सच गाइडेंस, ठीक है, क्लियर है यहां तक के? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS 8, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड एरर्स, ठीक है। पॉलिसी चेंज की बात करता है, एस्टिमेट चेंज की बात करता है, एरर्स की बात करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की बात करता है। तो पहले तो हम चेंज इन पॉलिसी की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना परमिटेड कब है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय एन इंड AS, रिक्वायर्ड बाय एन इंड AS, इंड AS बोलता है तो, या फिर बेटर रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS में रिक्वायर्ड बाय AS बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक ये और है ना रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट इज नॉट गिवन अंडर इंड AS 8। स्टैट्यूट बोलता है इसीलिए आप पॉलिसी नहीं बदल सकते इंड AS 8 के अंदर, वो तो जो स्टैट्यूट बोलता है वो होगा ही होगा। तो इसीलिए इंड AS 8 में अंदर क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक है। इंड AS 8 क्या बोलता है कि भाई पॉलिसी बदल रहे हो तो रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन करो, है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट करो, यही बोलता है हमारा इंड AS 8। अब देखो स्टैट्यूट बोलता है कि आप पॉलिसी बदलो, यानी आप मेथड बदलो, और ये मेथड को बदलना अगर चेंज इन पॉलिसी कहलाता है, पर स्टैट्यूट बोलेगा आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सपोज स्टैट्यूट बोलता है मेथड बदलो और रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट इज चेंज इन पॉलिसी अंडर इंड AS अगर डाल देता तो आप रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन बोल देता इंड AS तो, और स्टैट्यूट बोलता नहीं करना है। फिर आप बोलते स्टैट्यूट तो वैसे भी प्रिवेल करता है, अभी स्टैट्यूट के सारे लफड़े ही हटा दिए इन्होंने, स्टैट्यूट जो बोलता है वो करो, पर पॉलिसी बदलना स्टैट्यूट के कारण AS के अंदर में तो नहीं है, इंड AS के अंदर नहीं है। आपको जो करना है स्टैट्यूट जो बोलता है बिल्कुल करो, स्टैट्यूट प्रिवेल्स ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पॉलिसी बदलना स्टैट्यूट के कारण नहीं होगा। सो इज ऑडिटर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट? नो, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट, वो यहाँ कवर्ड ही नहीं है, वो मैटर को ही पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक के? तो सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर होते हैं जब हम इंड AS 8 की बात करते हैं। चलिए, मटेरियल प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर प्रायर पीरियड एरर है ना, किसी भी तरह का मटेरियल प्रायर पीरियड एरर है, तो उसको आप क्या करोगे, रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करके दोगे बाय रीस्टेटिंग कंपेरेटिव्स को रीस्टेट करके दोगे ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम्स के जो भी आपके कंपेरेटिव्स हैं उनको आप पूरी तरह से रीस्टेट करके दे दोगे बिफोर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, रीस्टेटिंग द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे इसमें क्या होता है, प्रायर पीरियड एरर है, तो प्रायर पीरियड एरर है तो उसको करंट ईयर में प्रायर पीरियड आइटम करके दिखा देते हैं, करंट ईयर में उसे प्रायर पीरियड आइटम करके दिखा देते हैं। इंड AS क्या बोलता है, प्रायर पीरियड आइटम को
पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और एक बात बोलता है, एक और एक बात बोलता है कि एरर फ्रॉड्स इंक्लूड करते हैं, जबकि इंड एएस क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है भाई सिर्फ एरर ओमिशन इंक्लूड करते हैं। एरर गलत लिखने में आ गया, ओमिशन छूट ही गया लिखने से, सिर्फ ये दो ही केसेस को कवर करता है एएस। इंड एएस बोलता है भाई फ्रॉड को भी कवर करो, फ्रॉड हुआ है तो वो भी प्रायर पीरियड आइटम है, पुराने सालों का फ्रॉड पुराने सालों का कवर्स एरर कहलाएगा, और वो एरर को पिछले सालों में ही करेक्ट कीजिए। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इनकम टैक्स रेड, अब इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, ठीक है, टुक प्लेस इन द प्रेमाइस ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड के प्रेमाइस के अंदर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। एंड द फॉलोइंग वाज फाउंड, अनअकाउंटेड सेल, सेल मिल गया कितने का, 50 लाख रुपए का। अनअकाउंटेड पेमेंट्स, पेमेंट्स मिल गए 30 लाख रुपए के। इसका मतलब कंपनी में कैश मिल गई 20 लाख रुपए की, है ना। अनअकाउंटेड सेल मिला 50 लाख का, अनअकाउंटेड पेमेंट्स मिले 30 लाख के, यानी कैश मिल गई ना, 30 से 20 लाख रुपए बचे होंगे। और टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख रुपए की, यानी ये जो भी अमाउंट है इसके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी निकल गई 5 लाख रुपए की। तो अब इसकी अकाउंटिंग करना है आपको, 20 लाख की कैश लाना है, 20 लाख की कैश की अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना, तभी तो बुक्स में कैश आएगी। और टैक्स लाइबिलिटी की भी अकाउंटिंग करना है, तो क्या करें, AS5 के बारे में सोचो। AS5 क्या ये एरर के कारण छूटा, गलती से छूट गया, नहीं ना, रेड में पकड़ में आया। क्या ये ओमिट हो गया, लिखने में आ गया, नहीं ना, रेड में आया। ये फ्रॉड है, ये एरर ओमिशन में नहीं आता। बीइंग मटेरियल इट इज शोन इन द बुक्स, पर ये एरर ओमिशन नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। अब इंड एएस पे आ जाओ। इंड एएस बोलेगा दिस इज प्रायर पीरियड आइटम, फ्रॉड कवर्स एरर्स, यानी एरर कवर्स फ्रॉड, तो वहां पे भी आ जाएगा। तो क्या होगा, पिछले सालों में जिन सालों का जो सेल छूटा, जिन सालों का जो पेमेंट छूटा, वहां एडजस्ट करो। ये कैश पिछले सालों में डालो, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, करंट ईयर में मत डालो। और जो 5 लाख की लाइबिलिटी, ये भी तो पुराने सालों की है, इन्हें भी पुराने सालों में डालो, करंट में मत डालो। तो प्रायर पीरियड में पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स करने बोलेगा। कैसे होंगे एडजस्टमेंट्स, एकदम बेसिक सी चीज देखते हैं। 50 लाख रुपए की सेल है, ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, 50 लाख रुपए की सेल है, पेमेंट्स 30 लाख रुपए के किए गए हैं, 30 लाख रुपए के। इसका मतलब कैश मिली है 20 लाख रुपए की, कैश मिली है 20 लाख रुपए की। टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख रुपए की। टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 5 लाख रुपए की। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए, कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख रुपए, टैक्स का प्रोविजन बनाना है 5 लाख का, कैश बढ़ाना है 20 लाख का। दोनों आइटम बैलेंस शीट, पीएनएल में कुछ नहीं गया, पीएनएल में कुछ नहीं गया। डिफरेंस कहां डालेंगे, दोनों का डिफरेंस चल जाएगा जनरल रिजर्व्स के अंदर। जनरल रिजर्व्स के अंदर 15 लाख रुपए कहां चल जाएगा, जनरल रिजर्व्स के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कैश डेबिट 20 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख और जनरल रिजर्व 15 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डील्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डज नॉट डील विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इस बारे में तो हमने इंड एस 1 में ही बात कर ली है ना। क्या होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, सिग्निफिकेंट चेंज इन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सेगमेंट, कोई सेगमेंट ही बंद कर दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी ड्रास्टिकली बदल गई, सब्सिडियरीज बेच दी, तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहलाते हैं। वैसे भी अलग से दिखेंगे, मटेरियल है, तो इंड एस 1 में कवर हो गया, वहां हमने समझ लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी अकाउंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, तो इस बारे में बात की थी ना हमने, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो पॉलिसी बदली तो रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, सब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव। AS5 रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, अभी अकाउंटिंग करो, कैलकुलेट रेट्रोस्पेक्टिवली करो, तो यहां पे फर्क आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा। ABC Limited changes its stock method from FIFO to weighted average, which requires opening stock value change from 200 lakh to 213 lakh, 13 लाख रुपए से वैल्यू बदल रही है, स्टॉक की वैल्यू 13 लाख रुपए से बदल रही है। हाउ शुड द सेम बी अकाउंटेड फॉर, एंड इफ द टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट इज 30%। अच्छा, टैक्स रेट 30%, मैं फीफो से वेटेड एवरेज जा रहा हूं, तो क्या होगा, पहले यहां क्या हो रहा है, 200 लाख का जो स्टॉक था वो 213 लास्ट ईयर का,
200 का स्टॉक 213 पे जाना चाहिए था, यानी 13 लाख रुपए से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाना था। 13 लाख से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाना था अगर वेटेड एवरेज पे होता तो। हमने फीफो पे दिखाया इसलिए कम दिख रहा था, अब इस साल हम उसे वेटेड एवरेज पे ले जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी अगर उसी पे होता तो 13 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स लग जाता ना। 13 लाख रुपए से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, टैक्स लग जाएगा ना। 13 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। कितना टैक्स लग जाएगा, 30%। पर क्या इनकम टैक्स में ऐसा होता है क्या, इनकम टैक्स में ऐसा होता है क्या, नहीं। इनकम टैक्स में जो चीज पहले 200 लाख की दिख रही थी वो 200 की दिखेगी। अब जब वो बिक जाएगा, जब वो बिक जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे सपोज ये 250 लाख पे बिक जाएगा, ठीक है, कॉस्ट क्या है 200, सेल वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं 250, तो फाइनली डिपार्टमेंट आपसे 50 लाख पे टैक्स ले लेगा। अब मैं मेथड बदल रहा हूं तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है, कॉस्ट दिख जा रहा है 213 और सेल वैल्यू क्या हो जाएगी 250, यानी डिपार्टमेंट आपसे टैक्स कितने पे लेगा, डिपार्टमेंट आपसे टैक्स 37 लाख पे ले लेगा। 50 लाख यहां पे आ रहा है, 37 लाख वहां पे आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। पर डिपार्टमेंट तो कुछ भी हो टैक्स आपसे 50 लाख पे ही लेगा ना, आपने वैल्यूएशन बदल दिया इससे डिपार्टमेंट को क्या। पर डिफर्ड टैक्सेस अगर आपने पढ़ा है AS 22 तो हमें ये पता है कि जब बुक वैल्यू और अकाउंटिंग में डिफरेंस आ जाता है ना, टैक्स पॉइंट पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये 50 लाख पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों वैल्यूएशन का जो फर्क आ रहा है, एज पर इनकम टैक्स इट इज 200, एज पर बुक्स इट इज 213। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में भी फीफो है, तो एज पर इनकम टैक्स इट इज 200, आइना बुक्स इट इज 213, तो 13 लाख रुपए के ऊपर 30% का डिफर्ड टैक्सेस आ जाएगा, डिफर्ड टैक्सेस। और आएगा कहाँ, पिछले साल। चेंज इन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन। क्लियर है यहां तक के। तो ध्यान देंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 13 लाख रुपए से बढ़ गई, कहां इंक्रीज करेंगे, प्रीवियस ईयर में इंक्रीज करेंगे। चेंज इन मेथड, चेंज इन पॉलिसी, प्रीवियस ईयर इफेक्ट, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी इसके ऊपर, कितने की आ जाएगी 3.9 लाख रुपीज। और बाकी का जो टाइम डिफरेंस है वो कहां डाल देंगे, रिटेन अर्निंग। बाकी का डिफरेंस रिटेन अर्निंग। देखो अकाउंटिंग करके देता हूं आपको, अकाउंटिंग करके देता हूं। स्टॉक को 13 लाख रुपए से बढ़ाना है, ओपनिंग स्टॉक। 2 डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा देना है उससे रिलेटेड 3.9 लाख। 2 बाकी पूरा का पूरा कहां चले जाएगा, जनरल रिजर्व। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है ना आपको, 9.1। क्लियर है यहां तक के। और जिस साल ये एडजस्टमेंट हुआ है यानी पिछले साल, तो पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा। अब पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी पॉलिसी चेंज होती है तो वी हैव टू प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस शीट। इंड AS 1 में पढ़ा था, ध्यान में है, बराबर है। चलिए तो क्या क्या पढ़ा इसके अंदर में, इसके अंदर पढ़ा कि भाई एरर इंक्लूड्स फ्रॉड, और एरर जब होता है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। पॉलिसी बदलती है तो रेट्रोस्पेक्टिवली बदलती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती है। पॉलिसी आप तभी बदल सकते हो जब इंड AS बोलता है, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए स्टैट्यूट के केस में आप पॉलिसी नहीं बदल सकते। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नाम की कोई चीज ही नहीं होती इंड AS में। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए।